नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि जो 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर कल हमने डिस्कस किए थे आपने उसको अब तक सॉल्व कर लिया होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं व्याकरण के बारे में पूछ रहे थे कि व्याकरण का एक क्लास कीजिए, व्याकरण का एक वीडियो कीजिए। तो आज हम ये जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें ग्रामर का जो पोर्शंस है उसको कवर कर लेते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत ग्रामर में आपके लिए क्या क्या है उसको पहले मैं बता देती हूँ। आपके लिए व्याकरण में है वाक्य शुद्ध कीजिए, काल परिवर्तन या उसको हम कह सकते हैं सूचनानुसार वाक्य बदलिए, लिंग है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए, कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये है आपके लिए व्याकरण के अंतर्गत जो 1 मार्क का प्रश्न है। तो इसके अलावा आपके लिए होगा पत्र लेखन, निबंध होगा और फिर साथ में होगा अनुवाद कीजिए। तो ये जो पोर्शंस है आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अभ्यास पुस्तिका में जितना भी प्रश्न है उन सबको मैंने कवर किया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वाक्य शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सभी के उत्तर यहाँ पर आपको मिलेंगे, पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये सारा जो पोर्शन है आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पर। तो यहाँ पर कुछ का मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि अगर मैं सभी का एक्सप्लेन करती बैठूं तो होगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वाक्य है तुम तुम्हारे घर जाओ। तो यहाँ पर उसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुम अपने घर जाओ। यहाँ पर उत्तर ठीक उसके नीचे दिया गया है। अगला है श्याम ने संतोष का सांस ली। उसका शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम ने संतोष की सांस ली। आगे है बालक ने रोटी खाया। तो यहाँ पर रोटी जो है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा? बालक ने रोटी खाई। इस प्रकार से आप लिखोगे। यहाँ पर देख लीजिए अध्यापक जी पढ़ा रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। तो आप क्या लिखेंगे? अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। श्यामा ने कहानी सुनाया। उसका शुद्ध रूप क्या होगा? श्यामा ने कहानी सुनाई। तो आगे चलते हैं। ये देखिए रोगी को काटकर सेब खिलाओ। तो यहाँ पर जो शब्द है अदल बदल हो गए हैं। तो आपको क्या करना है? रोगी को सेब काटकर खिलाओ या सेब काटकर रोगी को खिलाओ, ये शुद्ध रूप होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री का देश सदा आभारी रहेगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? देश सदा लाल बहादुर शास्त्री का आभारी रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ है? शब्द में अदला बदली हुई है। तो आगे चलते हैं। यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। तो उसका शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ के लोग ईमानदार और उदार रहते हैं, ये उसका शुद्ध रूप होगा। वह गाने की कसरत कर रहा है। तो यहाँ पर गलती क्या है? कसरत। गाने की कोई कसरत नहीं करता, क्या करता है? वह गाने का अभ्यास कर रहा है, ये उसका शुद्ध रूप होगा। तुम जा सकता है, ये अशुद्ध है। तुम जा सकते हो, ये इसका शुद्ध रूप है। रोहन को पूछो। उसका शुद्ध रूप क्या होगा? रोहन से पूछो। आगे बढ़ते हैं। कोयल डाली में बैठी है। अशुद्ध है। कोयल डाली पर बैठी है। सुमन माधव का पुत्री है। शुद्ध रूप क्या होगा? सुमन माधव की पुत्री है। आगे मैं नया पोशाक पहनूंगा, ये अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर शुद्ध क्या हुआ? मैं नई पोशाक पहनूंगा। आगे मेले में अनेकों दुकानें थी। तो शुद्ध रूप क्या होगा? मेले में अनेक
दुकानें थी। यहाँ पर अनेकों की जरूरत नहीं है, दैट इटसेल्फ इज प्लूरल। मेरा नाम श्री महेंद्र कुमार जी है। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। जब हम अपना परिचय देते हैं खुद जी नहीं लगाते, तो यहाँ पर मेरा नाम महेंद्र कुमार है। आगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुवचन में आपको लिखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, अथवा सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहे जाते हैं। दोनों आप लिख सकते हो इस प्रकार से। किसी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? किसी आदमी को भेज दो। यहाँ पर किसी भी, किसी शब्द का उपयोग करते हुए भी शब्द भी लगाना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर भी को आप निकाल दीजिए। किसी आदमी को भेज दो। आगे है, उसे बहुत गुस्सा आती है। ये अशुद्ध रूप है, उसे बहुत गुस्सा आता है। यूजुअली गलती जो है, अशुद्धियां जो है, लिंग, वचन या कारक चिन्हों में अशुद्धियां पाई जाती है। आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर गलती क्या है? जंगल में बड़ा अंधकार है। यहाँ पर गलत शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी उचित शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जब आप कहते हो अंधकार, तो अंधकार के आगे क्या लगता है? घना अंधकार, ये ठीक रहेगा। बड़ा अंधकार ऐसा कुछ शब्द नहीं होता। बाजार गए हैं पिताजी, शब्दों की अदला बदली हुई है। पिताजी बाजार गए हैं। यहाँ पर चरखा काटना चाहिए, तो उसका उत्तर क्या होगा? चरखा चलाना चाहिए या अथवा सूत काटना चाहिए। सूत काटते हैं, चरखा नहीं काटते। आगे है, अध्यापक बच्चों को बुलाए। शुद्ध रूप क्या होगा? अध्यापक ने बच्चों को बुलाया। यहाँ पर ये जो ने कारक चिन्ह है, यहाँ पर है ही नहीं, तो आपको लगाना पड़ेगा ने कारक चिन्ह। अध्यापक ने बच्चों को बुलाया। हम 3 भाई हों, ये गलत बात है। हम 3 भाई हैं, ये होगा शुद्ध रूप। अपनी काम स्वयं करो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो। तो इस प्रकार जो अभ्यास पुस्तिका में वाक्य शुद्ध करो दिया गया है, पूरा यहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा। आप आराम से बैठ के उसको पढ़ लीजिए। तो आगे है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर आपको देखिए, साइड में आपको आंसर्स जो है नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पेड़ डैश फल गिरता है, पेड़ से फल गिरता है, ये सही है। घर डैश सामने बगीचा है, घर के सामने बगीचा है। इस प्रकार से आप लिखोगे। थैली डैश पुस्तक है, थैली में पुस्तक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रश्मि ने रमा डैश पुस्तक दी, रश्मि ने रमा को पुस्तक दी। वह गाड़ी डैश उतरा, वह गाड़ी से उतरा। आगे है, पुस्तकालय डैश बहुत सी किताबें हैं, पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं। अहमद डैश पत्र लिखा गया, अहमद से पत्र लिखा गया। पंछी डैश पिंजरा खाली किया, पंछी ने
पिंजरा खाली किया। वह अपने गुरु डैश इज्जत करता है। वह अपने गुरु की इज्जत करता है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए है कारक चिन्हों द्वारा। आगे है कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना चाहिए। ध्यान दीजिए, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा या तो कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कह के प्रश्न होगा, या फिर शब्दों द्वारा। यानी अगर कारक चिन्ह पूछा जाएगा तो सभी प्रश्नों में कारक चिन्ह ही होगा। अगर शब्द पूछे जाएंगे तो पांचों के जो पांचों प्रश्न है शब्द ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कारक चिन्ह थोड़ा और शब्द थोड़ा, ऐसे नहीं देंगे। अगर कारक चिन्ह देंगे तो केवल कारक चिन्ह ही देंगे, वरना शब्द ही देंगे। यहाँ पर देखो, शब्दों से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है आप डैश तो जग भला। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? आप भला तो जग भला। अगर आप अच्छे हो तो ये जो संसार है वो भी अच्छा रहेगा। वह सरस्वती देवी का डैश मंदिर है, पावन मंदिर है। पावन यानी पवित्र। आगे, आज का युग डैश का युग है, विज्ञान। तो इस प्रकार से आप यहां पर लिखोगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है सूचनानुसार वाक्य बदलिए या फिर काल परिवर्तन। तो पहला वाक्य क्या है? कुछ और पहले की घटना याद आती है। ये वाक्य है, इसे आपको भूतकाल में बदलना है, यानी यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस टू पास्ट टेंस। भूतकाल का मतलब है पास्ट टेंस। तो यहां पर इस वाक्य को आपको पास्ट टेंस में बदलना है। तो यहां पर वाक्य क्या हुआ? कुछ और पहले की घटना याद आई, या फिर आप लिख सकते हैं कुछ और पहले की घटना याद आती थी। आगे है माली पौधों को पानी दे रहा है। ये वाक्य है, इसको आपको बदलना है भविष्यत काल में, यानी फ्यूचर टेंस में आपको बदलना है। तो यहाँ पर वाक्य दिया जाएगा, उसके सामने ब्रैकेट में काल दिया जाएगा। जो काल वहां पर दिया गया है, यानी जो टेंस वहां पर दिया गया है, उसमें आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर है भविष्यत काल, यानी उसको आपको फ्यूचर टेंस में बदलना है इस वाक्य को। तो क्या होगा आंसर इसका? माली पौधों को पानी देगा, या माली पौधों को पानी देने वाला है। आप दोनों लिख सकते हो। सरला गाना गाती थी, इसको आपको बदलना है वर्तमान काल में। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। सरला गाना गाती है, ये सही होगा। आगे, राजेश ने बहुत सारी कविताएं लिखी, इसको आपको वर्तमान काल में बदलना है। क्या हुआ? राजेश बहुत सारी कविताएं लिखता है। आगे, वह मुझे मुंबई बुला रहा है, इसको आपको भूतकाल में बदलना है, यानी पास्ट टेंस में बदलना है। तो क्या हुआ? वह मुझे मुंबई बुला रहा था। ये हो गया। आगे, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसको हमें भूतकाल में बदलना है। जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। आगे है, इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा, इसको आपको वर्तमान काल में बदलना है। तो इस दिशा में काम शुरू हो रहा है, ये सही वाक्य होगा। आगे, मुहावरे। तो यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, किस प्रकार से आप इसको लिखोगे। अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना, उंगली पर नचाना यानी इच्छानुसार कार्य करवाना। इस प्रकार यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ये जो है अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्न हैं, आपको जो उत्तर है नीचे दिए गए हैं।
हम लोग इसको अभी सॉल्व करते हैं। रंग जमाना, इसका अर्थ क्या हुआ? जो है पहला, इसका अर्थ है घ, यानी धाक जमाना। आप किस प्रकार से एग्जाम में लिखोगे? जैसे मैंने पहले समझाया था, रंग जमाना ये मुहावरा है, इसके ठीक सामने इसका अर्थ हुआ धाक जमाना। वैसे आप लिखोगे, नंबर्स नहीं लिखोगे या फिर रेखाएं नहीं खींचोगे। अगला है पीठ दिखाना, इसका उत्तर है हार कर भागना। आगे है 9 2 11 हो जाना, इसका उत्तर है भाग जाना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। हार कर भागना, भाग जाना। तो आप हार कर भागना इसका इस्तेमाल कब करते हो? यानी पीठ दिखाना ये हार कर भाग जाना होता है। 9 2 11 हो जाना ये केवल भागना होता है। जब आप ये मुहावरा दिया जाएगा पीठ दिखाना, इसके लिए आप हार कर भागना लिखोगे। 9 2 11 होना ये है केवल भागना। आगे है हाथ फैलाना, इसका अर्थ है याचना करना, यानी मांगना कुछ। आगे हाथ पांव फूल जाना, इसका अर्थ क्या हुआ? डर जाना। आगे है ठंडा पड़ जाना, इसका अर्थ क्या हुआ? मर जाना। छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ क्या हुआ? बुरी तरह हराना। आंखें खुलना, इसका अर्थ क्या हुआ? होश आना। तो इस तरह से यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका में बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं और उसके अर्थ भी दिए गए हैं, आपको जोड़कर लिखना है। आज आप लोग सॉल्व करोगे इसको। मैंने पीडीएफ में सब कुछ दे दिया है, आंसर्स हैं इसके, तो फिर आप लोग इसको आज सॉल्व करोगे देखकर। तो अगला है लिंग। आपके लिए पूछा जाएगा लिंग बदलो, अन्य लिंग में लिखिए, अन्य लिंग लिखिए। यहाँ पर है निम्नलिखित के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग है अभिनेत्री। नाई, इसका स्त्रीलिंग हो गया नायिन। बैल गाय। युवा युवती। तो यहाँ पर देखिए शिष्य है शिष्या है, वर है वधू है, नायक है नायिका है, आयुष्मान आयुष्मती, हाथी हथिनी, बालक बालिका। तो इस प्रकार है मनोहारी मनोहारिणी, स्वामी स्वामिनी, जुलाहा जुलाहिन, संयोजक संयोजिका, दाता दात्री, हंस हंसिनी, पुत्रवान पुत्रवती, तनुज तनुजा। देखो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि छात्र है, छात्रा स्त्रीलिंग हो गया, शिष्य है शिष्या स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही है तनुज तनुजा, भतीजा भतीजी, सांप सापिन, मुर्गा मुर्गी। तो इस प्रकार यहाँ पर सॉल्व आपको मिलेंगे लिंग बदलिए। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देख लीजिए यहाँ पर, जिसे जीता न जा सके। यहाँ पर अनेक शब्द हैं, उसका एक ही शब्द में आपको बताना है। तो क्या हुआ? जिसको जीता न जा सके वो है अजेय। जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, मांस खाने वाला मांसाहारी, जो धर्म का काम करे धार्मिक, जिसका रूप अच्छा न हो कुरूप, जो छिपाने योग्य हो गोपनीय, जो परिचित न हो अपरिचित, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक, आगे है
ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, रोगी का इलाज करने वाला चिकित्सक या वैद्य, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसमें दया हो वो है दयालु, बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज, कम खाने वाला अल्पाहारी, अल्प का मतलब है कम, अल्प प्लस आहारी ये बनता है अल्पाहारी, यानी जो कम खाता है, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो वो है ईर्ष्यालु, हिंसा करने वाला हिंसक, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, बुरे चरित्र वाला दुष्चरित्र। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है अभ्यास पुस्तिका में, उन सब के उत्तर जो है, उन सब का आंसर्स यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आपको एक बार इसको देखना है। आगे है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? एक वीडियो में मैंने समझाया था। उपसर्ग वो शब्दांश है जो मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहां पर देखो, सत्य जो है मूल शब्द है, दिस इज द रूट वर्ड। तो अ जो है यहां पर उपसर्ग है, इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है। तो सत्य मूल शब्द है, उसके आगे जुड़ता है अ, तो शब्द क्या बना? असत्य। सत्य के आगे अ जुड़कर एक नया शब्द बनता है असत्य। यहाँ पर मूल शब्द है यश, उसके आगे जुड़ा अप, तो अप उपसर्ग है, उसके साथ जुड़कर मूल शब्द के साथ अप उपसर्ग जो है जुड़ा और बना अपयश। तो इसी प्रकार वि प्लस शुद्ध विशुद्ध, ब्राह्मण जो है मूल शब्द है, परि जो है उपसर्ग है, तो बना परिभ्रमण। तो निम्नलिखित उपसर्गों के 3-3 शब्द बनाइए। तो ये यूजुअली नहीं देते बोर्ड एग्जाम में। इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, मूल शब्द है नाम, तो इसके आगे बद जो है उपसर्ग लगता है, तो बना बदनाम। तो उपसर्ग जो है हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग है। तो यहाँ पर उर्दू फारसी उपसर्ग के अंतर्गत यहाँ पर बद जो है उसके अंतर्गत आता है। तो नाम के आगे बद जुड़ गया तो क्या मिलेगा? बदनाम। तो आगे मूल शब्द है शब्द, रूट वर्ड शब्द है, उसके आगे अप जुड़ता है तो बना अपशब्द। तो यहाँ पर देखो, राष्ट्रपति मूल शब्द है, यहाँ पर राष्ट्रपति मूल शब्द है, उसके आगे उप जुड़ा। मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर सफल, सफल जो है मूल शब्द है, इसके आगे अ उपसर्ग अगर जुड़ गया तो बनता है असफल। अ प्लस सफल बना असफल। तो यहाँ पर अ उपसर्ग है और फिर सफल मूल शब्द है, दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है जो है असफल। तो इसी प्रकार देखिए, कायदा मूल शब्द है, ब उपसर्ग लगा उसके आगे तो नया शब्द बना बाकायदा। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, देख लीजिए। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, देख लीजिए। परिवार मूल शब्द है, इसके आगे आपने स उपसर्ग लगाया तो बना सपरिवार। और एक है कर्म, कर्म मूल शब्द है, तो इसके सामने सु उपसर्ग लगा तो नया शब्द क्या बनता है? सुकर्म।
क्रमण मूल शब्द है, उसके आगे अ लगा तो क्या नया शब्द बना? आक्रमण। तो इस प्रकार से यह है उपसर्ग। तो यहाँ पर जो अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न है, इसके सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तिथि मूल शब्द है, अ जुड़ा तो बना अतिथि। यहाँ पर राज्य है मूल शब्द, स्व जो है उपसर्ग लगा तो बना स्वराज्य। राज्य मूल शब्द, उसके आगे स्व तो फिर बना स्वराज्य। शिक्षित मूल शब्द है, अ उपसर्ग जुड़ा तो फिर बना अशिक्षित। तो अगला है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यय। अंग्रेजी में इसको आप कहोगे सफिक्स। तो यहाँ पर देखिए, समाज प्लस इक, यहाँ पर इक जो है वो प्रत्यय है। समाज शब्द है, उसके आगे ये प्रत्यय लगता है। उपसर्ग प्रत्यय आपको समझना है, उपसर्ग लगता है शब्द से पहले, बिफोर द वर्ड। तो प्रत्यय जो है उसको हम कहते हैं सफिक्स। वो जुड़ता है शब्द के बाद, शब्द के अंत में जुड़ता है। तो यहाँ पर समाज जो है शब्द है, तो उसके अंत में, बाद में जुड़ा इक तो बना सामाजिक। तो उसी प्रकार सुगंध प्लस इत, इत जो है प्रत्यय है। ये जो शब्द है सुगंध मूल शब्द है, उसके साथ इत प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना सुगंधित। तो इस प्रकार यहाँ पर अनेक उदाहरण दिए गए हैं। प्लीज गो थ्रू दिस वन। आगे है मानव प्लस ता। यहाँ पर ता जो है प्रत्यय है, तो क्या बना? मानवता। अच्छा प्लस आई, अच्छा मूल शब्द है, आई जो है प्रत्यय है, तो क्या नया शब्द बना? अच्छाई। आगे ये जो है अभ्यास पुस्तिका में जो है ये प्रश्न है, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। देवर प्लस आनी देवरानी। कठिनाई, कठिन प्लस आई कठिनाई। साहित्यिक यानी साहित्य प्लस एक। जब आप परीक्षा में लिखोगे किस प्रकार से लिखोगे, मैंने पहले भी समझा दिया था, फिर से मैं बता रही हूं किस प्रकार से आप लिखोगे। यहाँ पर देखिए, राष्ट्र शब्द दिया जाएगा राष्ट्रीय। राष्ट्रीय शब्द है। आप क्या करोगे? राष्ट्र मूल शब्द है और ये जो है यहाँ पर प्रत्यय है। इस प्रकार से लिखोगे। राष्ट्रीय शब्द दिया जाएगा एग्जाम में। किस प्रकार से दिया जाएगा? पूछा जाएगा निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 शब्द दिए जाएंगे, तो यहाँ पर सोच लो, पूछ लिया राष्ट्रीय ऐसा शब्द दिया है, आप किस प्रकार से लिखोगे? राष्ट्र लिखोगे, वो मूल शब्द है, प्लस ई जो है वो प्रत्यय है और इसको आप अंडरलाइन करोगे। प्रत्यय को आप अंडरलाइन करोगे, बताओगे कि ये प्रत्यय है। इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पत्र लेखन। बहुत सारे बच्चे पत्र लेखन के बारे में भी पूछ रहे थे। तो यहाँ पर पत्र लेखन जो है, इंग्लिश में भी आपने किया है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, तो आपको मालूम है 2 प्रकार के पत्र होते हैं। एक तो है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब है फॉर्मल लेटर, जिसे आप अपने स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल वगैरह को लिखते हो। सरकारी दफ्तरों के लिए, बिजनेस से संबंधित यानी व्यापार से संबंधित, या सरकारी दफ्तर कहीं भी जब आप पत्र लिखते हो तो ये कहलाता है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। तो अगला है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। आप इनफॉर्मल लेटर
किसको लिखते हो? अपने सगे संबंधियों को, माता पिता, भाई बहन, अपने दोस्त जो परिचित हैं। तो इस प्रकार इनफॉर्मल लेटर जो है आप इन लोगों को लिखते हो। तो यहाँ पर पत्र का अंग पार्ट क्या है, क्या क्या है जब आप लिखोगे? पत्र का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो पत्र का वर्ग कोई भी हो, उसके 4 अंग होते हैं, औपचारिक हो या अनौपचारिक। उसके 4 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या है? पता और दिनांक। पता यानी एड्रेस, दिनांक का मतलब है डेट। आगे है संबोधन व अभिवादन। ओके, संबोधन का मतलब क्या है? किस तरह से आप उनको बुलाते हो। अभिवादन यानी सैल्यूटेशन, ग्रीट करना। आगे है पत्र की सामग्री या कलेवर यानी कंटेंट ऑफ द लेटर। पत्र की समाप्ति या समापन, तो अंत में किस प्रकार से आप नीचे जो है किस तरह से साइन करोगी, वो सब दिस ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द लेटर। आगे है ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ पर एक तो हो गया, तो अनौपचारिक पत्र ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है राइट हैंड टॉप कॉर्नर आप लिखोगे पता। किसका पता? जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र भेज रहा है उसका पता यहाँ पर होगा। उसके नीचे होगा दिनांक यानी डेट, किस डेट पर ये पत्र जो है लिखा गया। तो सोचिए पत्र का टॉपिक होगा अपने पिताजी को पत्र लिखिए अपने विद्यालय में हुए वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए, यानी आपके स्कूल या कॉलेज में एनुअल डे फंक्शन हुआ है, उसके बारे में जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। दिस इज द टॉपिक ऑफ द लेटर। अपने पिताजी को आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पर होगा आपका पता, आप पत्र लिख रहे हो। पता जो है संक्षिप्त होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। अगर सोचो कि आप हॉस्टल में हो, अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो, तो आप हॉस्टल में हो, आप छात्रावास लिख सकते हो, कोई उसके नीचे कोई शहर का नाम, फिर बाद में डेट। इस प्रकार से आप लिख सकते हो पता, भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, इस तरह। तो यहाँ पर अनौपचारिक पत्र में ध्यान देने की बात है, किस किस को आप पत्र लिखते हो? अपने से बड़े, पिताजी, माताजी, चाचा चाची जो भी है, बड़ा भाई, बड़ी बहन वगैरह अपने से बड़े हो गए। अपने हम उम्र के होते हैं, अपने दोस्त वगैरह। फिर अपने से छोटे होते हैं, भाई बहन, छोटे भाई बहन वगैरह। तो यहाँ पर संबोधन और अभिवादन अलग अलग होते हैं। पिताजी को किस प्रकार से लिखोगे, मित्र को किस प्रकार से लिखोगे, अपने छोटे भाई बहनों को किस प्रकार से लिखोगे, अलग अलग संबोधन और अभिवादन होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हो यानी अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे संबोधन में? संबोधन यानी किस तरह से आप उनको बुलाओगे, हाउ डू यू एड्रेस देम। तो अपने से बड़ों के लिए आप किन शब्दों का उपयोग करोगे? जैसे कि पिताजी को लिख रहे हो, पिता माता को लिख रहे हो, आप पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी, इस प्रकार का संबोधन होगा। तो यहाँ पर वहाँ पर हो गया पता, भेजने वाले का पता, और नीचे दिनांक। तो यहाँ पर इस साइड में होगा संबोधन, यानी किसको आप पत्र लिख रहे हो उनको संबोधित करोगे। पिताजी को, यहाँ पर विषय है पिताजी को आपको पत्र लिखना है अपने स्कूल या कॉलेज में जो वार्षिकोत्सव हुआ है उसका वर्णन करते हुए। तो यहाँ पर अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो, क्या लिखोगे? तो यहाँ पर हो गया पता, दिनांक। तो यहाँ पर होगा पूज्य पिताजी, संबोधित कर रहे हो पूज्य पिताजी। उसके ठीक नीचे होगा अभिवादन, यू ग्रीट। क्या लिखोगे? सादर नमन या सादर चरण स्पर्श, ये भी लिख सकते हो। सादर नमन। तो यहाँ पर बोर्ड छोटा है, तो ये पूरा जो है राइट हैंड टॉप कॉर्नर में आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया
तो यहाँ पर देख लीजिए, पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन। तो उसके बाद आता है कलेवर, कंटेंट ऑफ द लेटर। क्योंकि ये जो पत्र है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर है, अनौपचारिक है, थोड़ा लंबा लिख सकते हो। लंबा यानी ऐसा नहीं कि आप पेज भरोगे पूरा, ऐसा नहीं है, कम लिखोगे, पर कंपैरेटिवली फॉर्मल लेटर से जब आप कंपेयर करते हो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे कंटेंट ऑफ द लेटर किस प्रकार का होना चाहिए, स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपने पिताजी का हालचाल पूछोगे, अपना हालचाल बताओगे। दिस विल फॉर्म द फर्स्ट पैराग्राफ, 2-3 लाइन काफ़ी है। अगले पैराग्राफ में यू एंटर द टॉपिक, यानी विषय क्या है, अपने कॉलेज में जो वार्षिकोत्सव हुआ था उसका वर्णन आपको करना है सेकेंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में आप उसको कंक्लूड करोगे। किस प्रकार से कंक्लूड करोगे, शेष अगले पत्र में माता जी को मेरा प्रणाम कहना, छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार, इस प्रकार से कंक्लूड करोगे। और ये हो गया कंटेंट ऑफ द लेटर। उसके बाद में नीचे राइट हैंड बॉटम आपका आज्ञाकारी पुत्र, पुत्र या पुत्री जो भी है, जो दिया गया है। फिर यहाँ पर अगर पत्र में नाम दिया गया है तो वही नाम लिखोगे आपका। सोचो कि रमेश, आप रमेश हो, रमेश बनकर पत्र लिखिए, तो आप रमेश, आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश लिखोगे। अगर नाम नहीं दिया गया है तो आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, कुछ भी, कोई भी अक्षर जो है आप लिख सकते हो, अब क क क ख इस प्रकार लिख सकते हो। अपना असली नाम आप वहां पर नहीं लिखोगे। और उसके बाद यहाँ पर नीचे एक लाइन छोड़कर सेवा में आप पिताजी को पत्र लिख रहे हो, यानी टू एड्रेस, पिताजी को लिख रहे हो और फिर टू एड्रेस यहाँ पर आप लिखोगे, संक्षिप्त रूप से लिखोगे। तो ये इस प्रकार ये हो गया इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो अब है फॉर्मल यानी औपचारिक पत्र का फॉर्मेट कैसे होता है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर फिर से पता और दिनांक सिमिलर है, सेम है। पता, किसका पता, जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र भेज रहा है उसका पता, प्रेषक, उसके नीचे दिनांक। तो सोचिए टॉपिक है अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए, लीव लेटर आपको लिखना है। तो किस प्रकार से लिखोगे, अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल को आप लेटर लिख रहे हो। ये तो हो गया पता और फिर नीचे दिनांक। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे, सेवा में, टू एड्रेस। किसको लिख रहे हो, नाम नहीं लिखोगे यहाँ पर। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का नाम नहीं आएगा, पोस्ट का नाम आएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है पोस्ट है, दिस इज द पोस्ट। तो आप लिखोगे सेवा में, किसको लिख रहे हो, प्रधानाचार्य को, प्रधानाचार्य महोदय और फिर जो भी स्कूल या कॉलेज है उसका नाम। तो आप इस प्रकार से सरकारी महाविद्यालय इस प्रकार से आप लिख सकते हो, काफ़ी है, कुछ भी हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज, और फिर कोई शहर का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। इस प्रकार से ये यहाँ पर हो गया। ये तो है फ्रॉम एड्रेस, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड पे ये है फॉर्मल लेटर। इसीलिए सेवा में जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके पद का नाम, सोचो कि आप कोई सरकारी दफ्तर, सोचो कि आप बैंक को पत्र लिख रहे हो, बैंक मैनेजर को पत्र लिख रहे हो, तो प्रबंधक यानी दैट इज द पोस्ट, मैनेजर को कहा जाता है प्रबंधक। तो आप लिखोगे वहां पर सेवा में प्रबंधक महोदय, इस प्रकार से लिखोगे। उस व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पद का नाम, यानी द पोस्ट, द नेम ऑफ द पोस्ट विल बी देयर, नॉट द नेम ऑफ द पर्सन। तो सेवा में यहाँ पर आप अपने प्रिंसिपल को
पत्र लिख रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आएगा सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरकारी विद्यालय, कोई शहर का नाम, ये हो गया टू एड्रेस। तो यहाँ पर हमने देखा पता फ्रॉम एड्रेस, दिनांक, यहाँ पर टू एड्रेस, दोनों हो गए। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है किस प्रकार से आप एड्रेस करोगे, बुलाओगे उनको। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में ध्यान देने की बात यह है कि फॉर्मल लेटर में अभिवादन नहीं होता, केवल संबोधन होता है। जैसे कि आप लिखोगे इंग्लिश लेटर में आप लिखते हो डियर सर, डियर मैडम, इसी प्रकार से यहाँ पर आप लिखोगे महोदय या महोदया। इस प्रकार से, ठीक है। तो उसके बाद आता है विषय। विषय जो है इनफॉर्मल लेटर में नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं इनफॉर्मल लेटर में विषय लिखते हैं, विषय सब्जेक्ट करके इनफॉर्मल लेटर में नहीं होता, केवल फॉर्मल लेटर में विषय या सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर टॉपिक क्या है, विषय क्या है? 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ये होगा विषय। महोदय महोदय के बाद यहाँ पर आता है विषय। तो एक संक्षिप्त रूप से लिखोगे, 2-3 लाइन का विषय नहीं होगा, एक ही लाइन का होगा, बहुत ही ब्रीफ होगा। तो यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी मांगने के लिए आवेदन पत्र, ये काफ़ी है विषय के लिए। उसके बाद होगा कंटेंट ऑफ द लेटर। आप लिखोगे सविनय निवेदन यह है, इस प्रकार अपना परिचय दोगे, इस कक्षा में पढ़ता हूँ वगैरह वगैरह, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, ये आप लिखोगे। हो गया यहाँ पर कंटेंट ऑफ द लेटर हो गया। ओके, तो यहाँ पर आगे कंटेंट ऑफ द लेटर, यहाँ पर कंटेंट ऑफ द लेटर सोचो, आपने लिख दिया यहाँ पर धन्यवाद, और उसके बाद राइट हैंड बॉटम आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। फिर अगर नाम दिया गया है तो वो नाम, वरना अ ब का या ख का ग, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। एक और बात है अनौपचारिक पत्र में, एक तो हो गया पिताजी के लिए पत्र लिखो, अपने से बड़े, अपने से अपने हम उम्र है तो उनको किस प्रकार से आप बुलाओगे। सोचो कि अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है, तो संबोधन किस प्रकार का होगा, प्रिय मित्र जो भी है, कहा गया है अपने मित्र सुरेश को पत्र लिखो, तो आप क्या लिखोगे, प्रिय मित्र सुरेश, या प्रिय सुरेश काफी है, तो प्रिय सुरेश होगा, प्रिय आप लगाओगे संबोधन के लिए, प्रिय सुरेश करके लिखोगे। उसके ठीक नीचे अभिवादन होता है, किस प्रकार से, हाउ डू यू ग्रीट योर फ्रेंड, तो आप लिख सकते हो सप्रेम नमस्ते अपने मित्र के लिए। पहले हमने पिताजी यानी अपने से बड़ों के लिए संबोधन किस प्रकार का होता है, अभिवादन किस प्रकार का होता है, ये हमने डिस्कस किया। अब है अपने हम उम्र यानी अपने दोस्त, तो संबोधन अपने मित्र को आप क्या बुलाओगे, प्रिय मित्र, प्रिय सुरेश, या जो भी उनका नाम है। ठीक उसके नीचे अभिवादन होता है, यानी ग्रीट, किस प्रकार से ग्रीट करोगे, सब प्रेम नमस्ते करके लिखोगे। ये तो हो गया अपने मित्र के लिए या अपने हम उम्र के लिए। अपने से छोटों के लिए किस प्रकार से आप उनको किस प्रकार से संबोधित करोगे, अपने से सोचो कि कहा गया है अपने छोटे भाई को पत्र लिखो, तो आप लिखोगे प्रिय, जो अपने छोटे भाई का नाम है, जो भी है पत्र में जो दिया गया है वो लिखोगे। प्रिय अनुज आप लिख सकते हो, अनुज यानी छोटा भाई, तो प्रिय अनुज करके आप उसको संबोधित करोगे। उसके ठीक नीचे होगा अभिवादन, ग्रीटिंग। आप बड़े हो, आप आशीर्वाद दोगे, है ना, तो फिर आप लिखोगे शुभाशीष या शुभाशीर्वाद, या जीते रहो या खुश रहो, इस प्रकार से आप आशीर्वाद दे रहे हो वो लिखोगे। दैट्स हाउ अभिवादन होता है छोटे अपने से छोटों के लिए। ये हो गया जो मैंने कहा अनौपचारिक पत्र के बारे में। अब जो है औपचारिक पत्र को भी मैंने समझा दिया था। अगर आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो, नीचे किस प्रकार से साइन करोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, छात्र या
छात्रा। इस प्रकार से सोचो कि आप कोई सरकारी दफ्तर में पत्र लिख रहे हो, सरकारी दफ्तर को पत्र लिख रहे हो, या फिर कोई बिजनेस से संबंधित है, तो आप लिखोगे बिजनेस से संबंधित, आपका विश्वसनीय, आपका विश्वासी। इस प्रकार से आप नीचे जो है जब साइन करते हो इस प्रकार से लिखोगे। अगर सोचो कि कोई सरकारी दफ्तर वगैरह है तो आप लिखोगे भवदीय या भवदीया। पुल्लिंग है भवदीय, स्त्रीलिंग है भवदीया। इस प्रकार से आप नीचे साइन करोगे। अपने टीचर अध्यापक के लिए आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, शिष्य या शिष्या, सरकारी दफ्तर वगैरह हो तो उसके लिए भवदीय, कोई व्यवसाय से संबंधित विश्वासी। इस प्रकार से आप नीचे लिख के साइन कर सकते हो। तो ये हो गया पत्र लेखन। तो आगे बढ़ते हैं। अगला विषय है हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर वर्कबुक में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के सॉल्यूशंस जो है यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। तो कुछ के हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का जो है आप पीडीएफ में पढ़ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला है हम वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो किस प्रकार से आप जो है अनुवाद करोगे? सोचो, सबसे पहले शब्द का अर्थ हिंदी में उसका अनुवाद क्या होगा ये आप सोच लोगे। सिटीजन्स के लिए आप हिंदी में क्या कहते हो? यहाँ पर कन्नड़ा में भी दिया गया है, नाउ भारत देशद प्रजेगळु। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा था, तो कन्नड़ा और हिंदी के कुछ शब्द जो है मिलते जुलते हैं, तो उसका उपयोग भी आप कर सकते हो। इंग्लिश में दिया गया है सिटीजन्स, तो हिंदी का क्या होगा सिटीजन्स के लिए? तो यहाँ पर कन्नड़ा का एक वर्ड है प्रजेगळु, प्रजा। तो हिंदी में भी हम सिटीजन्स के लिए प्रजा ही कहते हैं। तो इस प्रकार आप क्या लिखोगे? हम भारत देश की प्रजा हैं। तो सबसे पहले जो मुश्किल शब्द है उसका हिंदी में उसका क्या अर्थ है, यानी ट्रांसलेट किस प्रकार से करें, आप ये सोचोगे। पहले शब्द को ट्रांसलेट करोगे, जो मुश्किल शब्द है उसके बारे में सोचोगे। जैसे कि यहाँ पर सिटीजन्स जो दिया गया है, आप सोचोगे सिटीजन्स को हिंदी में क्या कहा जाता है। सबसे पहले आप वो नोट डाउन करोगे, फिर वाक्य बनाओगे। आपको मिल गया सिटीजन्स के लिए हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रजा कहा जाता है। तो आप क्या करोगे, वो वर्ड आपको मिल गया, आप लिखोगे हम भारत की प्रजा हैं। तो आगे है यूथ्स आर वैल्यूएबल एसेट ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर शब्द देख लो, नेशन राष्ट्र हो गया, और फिर यूथ युवा वर्ग हो गया, फिर वैल्यूएबल अमूल्य हो गया। इस प्रकार जो शब्द हैं हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, सबसे पहले आप उसको मन में याद कर लोगे, फिर बाद में सेंटेंस बनाओगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, यूथ्स आर वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर उसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, युवा वर्ग देश की अमूल्य संपत्ति है। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करोगे। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो क्या कर सकते हैं, एक बार यहाँ पर सॉल्यूशंस देख सकते हैं, याद कर लो अच्छी तरह से। अगर वही आ गया तो आपके लिए आसान होगा। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पर जो स्लाइड्स दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लो अभी, और फिर याद कर लो। आगे है इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो एग्रीकल्चर, उसके लिए शब्द क्या है हिंदी में, कृषि है, कंट्री देश है। तो क्या हो गया, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर भी कन्नड़ा में आप देखिए सेम थिंग है, कृषि प्रधाना। तो सेम वर्ड आप हिंदी में भी यूज़ कर सकते हो। कुछ शब्द जो है मिलते जुलते हैं, सारे नहीं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आगे है, यहाँ पर देखो, सरला इज वेरी टैलेंटेड। तो यहाँ पर कन्नड़ा में भी है प्रतिभान्विते। तो आपको क्या लिखना है, सरला बहुत ही प्रतिभाशाली है। इस प्रकार से आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है। आगे है, आर यू कमिंग होम विथ मी। क्या तुम मेरे साथ
घर आओगे। इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे हैं जो वर्कबुक में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के सल्यूशन आपको मिल जाएंगे। सभी की यहाँ पर सल्यूशंस है, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। तो इसके अलावा वर्कबुक के अलावा टेक्स्ट बुक में भी एक्सरसाइजेस में व्याकरण का पोर्शंस है, वो भी मैंने कवर किया है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में भी। जैसे कि ये पहले सुजान भगत पार्ट में जो एक्सरसाइज है वहाँ के प्रश्न है, ग्रामर के क्वेश्चंस है, देख लीजिए। सुजान एक पक्का कुआं बनवाया, वाक्य शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य क्या है? सुजान एक पक्का कुआं बनवाया, ये अशुद्ध वाक्य। शुद्ध क्या होगा? सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। यहाँ पर क्या मिसिंग है? कारक चिन्ह जो है वो मिसिंग है, यहाँ पर नहीं लगाया गया है, इसीलिए आप कारक चिन्ह जो है ने, कर्ता कारक, उसको लगाओगे यहाँ पर। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। तो ये है, इस प्रकार से वाक्य शुद्ध करो हो गया। यहाँ पर भी है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है? चैत, ये चैत का महीना था, यहाँ पर चैत का महीना था। जो खर्च करता है उसी को देता है। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। आगे है तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। तो यहाँ पर उत्तर भी है, देखो यहाँ पर उत्तर दिया गया है, ये प्रश्न है, मैंने यहाँ पर लिखा है केवल। तो दिस स्लाइड कम्स विद द सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर चैत का यहाँ पर उत्तर करके है, देखो तो का यहाँ पर दिया गया है। सभी के उत्तर आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगे। अन्य लिंग रूप लिखिए। भिखारी भिखारन, पिता माता, विद्वान विदुषी। तो नेक्स्ट चैप्टर का यह है वाक्य शुद्ध कीजिए। इस प्रकार से आपको सभी चैप्टर्स के व्याकरण के जो सॉल्यूशंस है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ फॉर्म में मैंने डाल दिया है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, उसको आपको ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है आपको, वहाँ पर आपको सभी के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आज की ये कक्षा समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।